नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन का पाठ शरीर क्रिया विज्ञान और खेल कूद में चोटें, इस पर आधारित प्रश्नोत्तर जो आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे उन्हें समझाने जा रहे हैं। आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और इस पाठ पर आधारित सभी मुख्य बिंदुओं, प्रश्नों और छोटी छोटी बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें सुनिए, समझिए और इस लेसन को अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपको समझाते हैं। पहला प्रश्न है, सहन शक्ति का निर्धारण करने वाले विभिन्न शारीरिक कारकों की सूची बनाइए। तो बच्चों, जब आप खेलते हैं तो आपको जो खेल का प्रेशर है उसको सहन करने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सहन शक्ति का निर्धारण करते हैं? तो इसमें सबसे पहला है अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, दूसरा है फुफ्फुसीय प्रसार, तीसरा है हृदय निर्गम, चौथा है रक्त की मात्रा, पांचवा स्लो ट्विच मांसपेशी फाइबर और छठा है लैक्टेट थ्रेशोल्ड। तो जब हमारा शरीर पूरी तरह से फिट होगा तभी हमारा शरीर खेल के प्रेशर को झेल सकेगा और उसके लिए ऑक्सीजन ग्रहण करने की हमारे फेफड़ों में पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। हमारे फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजन सांस लेते समय पूरे फैलने चाहिए। हमारा हृदय मजबूत होना चाहिए, रक्त शरीर में सही मात्रा में होना चाहिए। हमारी मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत होनी चाहिए और स्ट्रेचेबल होनी चाहिए और लैक्टेट थ्रेशोल्ड होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हृदय वाहिका सहनशीलता क्या है? तो हृदय की कार्यशील मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने की क्षमता और इसका उपयोग करने की उनकी क्षमता को हृदय संबंधी सहनशीलता कहा जाता है। जैसे लंबी दूरी की दौड़, तो जब हम लंबी दूरी में दौड़ते हैं तो उसका प्रेशर हमारी मांसपेशियों पर पड़ता है और हमारी मांसपेशियां अगर रक्त को सही ढंग से हमारे हृदय तक पहुंचाती हैं, हमारा हृदय उस प्रेशर को सहन करना शुरू कर देता है तो हमारी हृदय वाहिकाओं की सहनशीलता बढ़ जाती है। तीसरा है, शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारकों की सूची बनाइए। तो फिटनेस आप जानते हैं खेलों के लिए कितनी आवश्यक है। तो शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से शारीरिक कारक हैं उनकी आपको एक सूची बनानी है। तो शारीरिक कारक जो नीचे सूचीबद्ध हैं शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करते हैं, ये है रक्त की मात्रा, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, कार्डियक आउटपुट, पल्मोनरी डिफ्यूजन, लैक्टेट थ्रेशोल्ड, रेड मसल फाइबर हाइड्रेशन, मसल क्रॉस सेक्शन एरिया, टाइप ऑफ मसल फाइबर, मसल्स लेंथ, न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स, आयु, लिंग, एनर्जी, जॉइंट, आर्टिकुलेशन, मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट्स, लोच, रोग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणाधार वायु वाइटल कैपेसिटी की क्षमता क्या है? तो यह हवा की वह मात्रा आयतन है जिसे गहनतम श्वास अंदर लेने के बाद सबसे अधिक बलपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है, उसे हम प्राणाधार वायु की क्षमता कहते हैं। प्रश्न 5 है, पेशी की अतिवृद्धि क्या है? तो व्यक्तिगत मांसपेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि को हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। शक्ति और मांसपेशियों की सहन शक्ति में आमतौर पर व्यक्तिगत मांसपेशी फाइबर के आकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर हम इसे मांसपेशियों के आकार में वृद्धि कहते हैं। प्रश्न 6 है, लैक्टिक थ्रेशोल्ड से आपका क्या अभिप्राय है? तो नियमित व्यायाम से अधिक अवधि तक अधिक लैक्टिक एसिड को सहन करने की मांसपेशियों की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात लैक्टेट थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। इस प्रकार मांसपेशियों में थकावट और थकान देरी से होती है। यह एनारोबिक सहन शक्ति में सुधार करता है। हम अगर जल्दी थकते नहीं हैं तो हम किसी भी खेल की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, उस खेल के तनाव को, प्रेशर को अधिक अच्छे से सह सकते हैं और उसके लिए एक स्वस्थ शरीर का होना बहुत ही आवश्यक है।
प्रश्न 7 है, स्लो ट्विच मांसपेशी फाइबर क्या है? सहन शक्ति गतिविधि के दौरान स्लो ट्विच मांसपेशी फाइबर व्यायाम करने वाली मांसपेशी को बेहतर ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति की सहन शक्ति को निर्धारित करता है। प्रश्न 8 है, फास्ट ट्विच मांसपेशी फाइबर क्या है? तो फास्ट ट्विच मांसपेशी फाइबर गतिविधि के दौरान व्यायाम करने वाली मांसपेशी को बेहतर ऊर्जा प्रदान करता है। जितने अधिक मांसपेशी फाइबर होंगे उतनी अधिक गति क्षमता होगी। प्रश्न 9 है, एरोबिक शब्द से आपका क्या तात्पर्य है या इससे आप क्या समझते हैं? तो एरोबिक शब्द का अर्थ ऑक्सीजन है। किसी भी गतिविधि में जब पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एक एरोबिक गतिविधि कहलाती है। एरोबिक गतिविधि के दौरान इन गतिविधियों के लिए ऊर्जा के उत्पादन के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा को जलाने के लिए कामकाजी मांसपेशियों को ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति होती है। आपूर्ति मतलब सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है। प्रश्न 10 है, टाइडल वायु आयतन क्या है? यह प्रत्येक सांस के दौरान ली या छोड़ी जाने वाली हवा की मात्रा है। आराम करने की स्थिति में सामान्य व्यक्ति की औसत टाइडल वायु की मात्रा प्रति सांस लगभग 500 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट है, कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक, यह हृदय द्वारा 1 मिनट में रक्त पंप करने की मात्रा है। तो इसका फार्मूला है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सीबीएसई में 2017 में आया भी हुआ है। चीरा क्या है? तो ये नुकीली चीज़ों जैसे चाकू, शेविंग ब्लेड या ऐसी अन्य चीज़ों द्वारा लगी चोट है। त्वचा की गंभीरता के आधार पर कंडरा मांसपेशियों और रक्त वाहिनियों को नुकसान हो सकता है। प्रश्न 13, विदारण क्या है? एक खुरदरी धारदार वस्तु के कारण ऊतक के फटने से लगी चोट को विदारण कहते हैं। तो जब टिश्यू हमारे फट जाते हैं किसी खुरदरी धारदार वस्तु की चोट के कारण, तो उसे विदारण कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोच को परिभाषित करें। मोच शब्द आपने बहुत बार सुना भी होगा। किसी जोड़ के क्षमता से अधिक मुड़ने के कारण स्नायु बंधन लिगामेंट की चोट को मोच कहते हैं। नेक्स्ट है, खिंचाव। स्ट्रेन को परिभाषित करें, इसकी परिभाषा बताएं। तो अधिक भार के कारण मांसपेशियों और टेंडर्स की चोट को खिंचाव कहते हैं। नेक्स्ट है, रगड़ को परिभाषित करें। जब त्वचा का संपर्क खुरदरी सतह से होता है तो त्वचा की ऊपरी सतह छिल या रगड़ जाती है, इसे ही रगड़ कहते हैं। इन्हें टफ बर्न, मैट बर्न या फ्लोर या सिंडर बर्न्स के रूप में जाना जाता है, जो सतह के प्रकार पर निर्भर करता है। कई बार रगड़ लगने पर बच्चों हमारे जो स्किन है उसकी ऊपरी लेयर ही रगड़ती है। कई बार हम जैसे स्कूटर से चलते हुए से गिर गए, सड़क पर कहीं गिर गए, तो हमारी स्किन जो है ज़्यादा खुरदरी ज़मीन पर जब रगड़ जाती है तो ऊपरी लेयर के साथ साथ हमारी स्किन की नीचे की लेयर को भी नुकसान पहुंचता है। प्रश्न 17 है, अस्थि भंग फ्रैक्चर क्या है? हड्डी के टूट जाने को अस्थि भंग या फ्रैक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुलायम या कोमल ऊतक चोटों, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से आप क्या समझते हैं? तो मुलायम ऊतक की चोटें संयोजिक ऊतक, मांसपेशी, टेंडन या लिगामेंट से संबंधित है और आमतौर पर जोरदार अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान होती है। प्रश्न 19 है, जोड़ों की चोट जॉइंट इंजरीज को परिभाषित करें। तो यह तब होती है जब दुर्घटना के कारण हड्डियों का विघटन, जॉइंट टूट जाता है और विस्थापित हो जाता है। मतलब जोड़ हमारा जैसे कोहनी का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, टूट गया और हमारी हड्डी जो है वो टेढ़ी हो गई, दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गई, तो उसको हम जोड़ों की चोट कहते हैं। अब फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा को परिभाषित करें। यह बुनियादी सहायता है जो किसी को दुर्घटना के चोट लगने या अचानक बीमार हो जाने के बाद जल्द से जल्द दी जाती है। किसी बीमार या घायल व्यक्ति को तब तक मदद दी जाती है जब तक कि पूर्ण चिकित्सा उपलब्ध ना हो जाए, वो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल तक ना पहुंच जाए। उससे पहले तुरंत उसका जो उपचार किया जाता है, उसको जो सहायता दी जाती है, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, शारीरिक क्रिया के आधार पर ताकत को प्रभावित करने वाले कारक बताइए।
तो कौन से हमारे ये कारक हैं? मसल क्रॉस सेक्शन एरिया, मसल फाइबर के प्रकार, मांसपेशी की लंबाई, न्यूरोमस्कुलर प्रतिक्रिया, शरीर का भार, आयु, लिंग, ऊर्जा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ 8 कारक हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का संक्षेप में वर्णन करें। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जहां एटीपी बनते हैं। यही एटीपी शारीरिक गतिविधि करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा बेटा एनर्जी को कहते हैं। अगर हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं हो तो हम कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते। मांसपेशी के विभिन्न गुणों की व्याख्या करें। मांसपेशियों के विभिन्न गुण निम्नलिखित हैं। शारीरिक गतिविधि, मांसपेशीय संकुचन, मांसपेशीय खिंचाव, चेहरे की अभिव्यक्ति, मांसपेशीय उत्तेजना। प्रश्न 4 है, फिटनेस का निर्धारण करने वाले कार्डियो रेस्पिरेटरी कारकों पर कुछ बिंदु लिखें। तो इसका उत्तर है कि रक्त की मात्रा, क्योंकि हमारा हार्ट क्या काम करता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रक्त की मात्रा पे डिपेंड है। अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करना, हृदय आउटपुट, फेफड़ों का फैलाव, लैक्टेट थ्रेशोल्ड, रेड मसल फाइबर, ये सब फिटनेस को निर्धारण करने वाले कार्डियो रेस्पिरेटरी कारक हैं। नेक्स्ट है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? हृदय द्वारा एक बार में पंप किया गया रक्त स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। अपशिष्ट रेजुअल मात्रा क्या है? श्वास पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद हवा की जो मात्रा फेफड़ों में रह जाती है, अवशिष्ट मात्रा कहलाती है। आप जानते हैं हमारे फेफड़े सांस लेने में और सांस बाहर छोड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, प्राणवायु को अंदर लेते हैं और फिर उसे बाहर छोड़ते हैं, तो जो वायु अंदर रह जाती है वह अवशिष्ट मात्रा कहलाती है। प्रश्न है, हृदय पर व्यायाम के क्या प्रभाव हैं? तो इसका उत्तर है, हृदय तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव हैं। व्यायाम एक योजनाबद्ध, सुव्यवस्थित, बार बार दोहराए जाने वाली और उद्देश्यपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो मनुष्य के जीवन स्तर को बेहतर करती है। तो बच्चों, ये तो हो गई व्यायाम की परिभाषा। अब व्यायाम से हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को 2 तरह से समझा जा सकता है। क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो तात्कालिक प्रभाव, दूसरा स्थायी प्रभाव। तो तात्कालिक प्रभाव, एक्यूट इफेक्ट क्या है? इसका अर्थ है कि व्यायाम करने के तुरंत बाद हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा। और स्थायी प्रभाव है, इसका अर्थ है व्यायाम को लंबे समय तक करने पर शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों से है। हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम के तात्कालिक प्रभाव। व्यायाम से हृदय दर में वृद्धि हो जाती है। व्यायाम से हृदय का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, रक्त प्रभाव बढ़ जाता है। और इसके स्थायी प्रभाव क्या हैं? हृदय वाहिका तंत्र की क्षमता में सुधार होता है। हृदय के बाएं वर्टिकल की हाइपरट्रॉफी। तो आप देखते हैं, कहा जाता है कि अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। रक्त का संचालन अच्छे से, पंप अच्छे से रक्त का संचालन हृदय करता है और हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। तो आप व्यायाम के प्रभाव देख रहे हैं, तात्कालिक प्रभाव जो तुरंत पड़ते हैं और स्थायी प्रभाव जो परमानेंट उसके प्रभाव पड़ते हैं। दोनों हमारे व्यायाम के द्वारा हमारे हृदय को स्वस्थ बनाते हैं। नेक्स्ट है, एरोबिक गतिविधि से स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि। हृदय दर कम हो जाती है। हृदय के प्रकोष्ठों, चैम्बर्स का आयतन बढ़ता है। हृदय दर की फिर से सामान्य होने की अवधि कम हो जाती है। आरबीसी, लाल रक्त कोशिका के हीमोग्लोबिन में वृद्धि की वजह से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है। ब्लड प्लाज्मा लेवल में वृद्धि होने की वजह से रक्त का गाढ़ापन कम होता है, इसलिए कैपिलरी कोशिकाओं के माध्यम से रक्त प्रवाह बाधा रहित हो जाता है। नियमित व्यायाम करने से आरक्षित कैपिलरी खुल जाती है, जिससे कामकाजी ऊतकों की तरफ रक्त का अधिक प्रभाव होता है। नियमित व्यायाम की वजह से आराम के समय रक्तचाप कम हो जाता है। शरीर से अपशिष्ट वेस्टेज प्रोडक्ट्स पदार्थ तेजी से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ बच्चों 11 प्रभाव जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं, हमारे हृदय को स्वस्थ बनाते हैं। किसके कारण? व्यायाम के कारण वो आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण करने पर कार्डियक आउटपुट कैसे प्रतिक्रिया देता है।
तो व्यायाम के दौरान कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, लेकिन लंबे समय तक प्रशिक्षण करने पर कार्डियक आउटपुट में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी डिफ्यूज़न क्या है, प्रशिक्षण करने पर यह कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो जब फेफड़ों में O2 और CO2 गैसों का बदलाव होता है तो इसे पल्मोनरी डिफ्यूज़न कहते हैं। प्रशिक्षण करने पर इनमें निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम और फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि के कारण फेफड़ों का परिमाण बढ़ जाता है। शारीरिक प्रशिक्षित व्यक्ति की सांस लेने की दर कम होती है। गैस का आदान प्रदान करने की फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सांस फूलने के बाद तेजी से सामान्य स्थिति में आ जाती है। VO2 मैक्स बेहतर हो जाता है। प्राणाधार वायु की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मांसपेशियों की प्रणाली पर व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में बताइए। तो मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव, मस्कुलर सिस्टम पर जो हमारी मांसपेशियां हैं उन पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। मांसपेशी एक संयोजन ऊतक है जो प्राणियों में गतिविधि को क्रियान्वित करने या संचालन, लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार होता है। जो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है ये मांसपेशियों के कारण ही आती है। अस्थिपिंजर तंत्र के साथ मिलकर यह मांसपेशी अस्थिपिंजर तंत्र मस्कुलेटिक सिस्टम बनाता है जो मानव शरीर में गतिविधि करने के लिए जिम्मेवार होता है। सरकोलेमा के मोटा होने के कारण मजबूती हासिल होती है। आरक्षित कैपिलरी के खुलने के कारण मांसपेशियों क्षमता बेहतर होती है, जिससे काम करने वाली मांसपेशियों में अधिक तेजी से रक्त की आपूर्ति होती है। मांसपेशी रेशों फाइबर का आकार बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। लैक्टिक थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप लंबी अवधि के लिए अधिक लैक्टिक एसिड सहने की क्षमता उत्पन्न होती है। इससे वायवीय एरोबिक और अवायवीय अनारोबिक सहन क्षमता बढ़ती है। शरीर सही आकार में आता है, जिससे शारीरिक व्यक्तित्व बेहतर होता है। उद्दीपन के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया होती है। मांसपेशियों की ग्लाइकोजन क्षमता में वृद्धि होती है। मांसपेशियों की मायोग्लोबिन मात्रा में वृद्धि होती है। न्यूरोमस्कुलर तालमेल बेहतर होता है, जिसके कारण शारीरिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी, कम मेहनत वाले और सटीक तरीके से किया जा सकता है। मांसपेशी घनत्व में वृद्धि, जिससे व्यक्ति का वजन बढ़ता है। आकार का कुशलतम उपयोग, प्रशिक्षित मांसपेशियां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग कर पाती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं 12 फायदे यहाँ पर गिनाए गए हैं। नेक्स्ट है खेल की चोट को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय देना क्यों महत्वपूर्ण है। तो खेलों में आप जानते हैं चोट भी लगती रहती है, तो उसे पर्याप्त समय देने का क्या महत्व है। खेलों में चोट लगने के बाद उसका पर्याप्त उपचार ही नहीं बल्कि पर्याप्त समय देना भी जरूरी होता है, जिससे किसी भी चोट की गहनता के आधार पर ही चोट के ठीक होने का समय निर्भर करता है। पर्याप्त समय ना देने पर चोट पूरी तरह से ठीक नहीं होती और उसके दोबारा से चोटग्रस्त होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है खेल खेलते समय किसी भी दर्द का होना अच्छा क्यों नहीं है। दर्द हमारे शरीर की रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। यदि शरीर के किसी स्थान पर दर्द है तो इसका मतलब उस स्थान पर कोई समस्या है जिसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उस दर्द को नज़रअंदाज करके खेलते रहते हैं तो वह चोट ज़्यादा गंभीर हो जाती है। खेल खेलने के पहले आपको वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है। यदि आप वार्म अप नहीं करते तो क्या हो सकता है। तो खेलने से पहले पर्याप्त वार्म अप करने से पहले शरीर पूरी तरह खेल के लिए तैयार हो जाता है। हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हृदय गति उस खेल के अनुकूल हो जाती है, जिससे खेल प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। यदि पर्याप्त वार्म अप ना किया जाए तो खेल का स्तर घटने की संभावना रहती है। इसके अलावा चोट लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये तो बेटे आपके शॉर्ट आंसर वाले, लॉन्ग आंसर वाले सारे क्वेश्चन हो गए। अब क्विक रिवीजन पार्ट की करने के लिए हम सही विकल्प वाले प्रश्नों को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। कौन सा सिस्टम 5000 मीटर दौड़ के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है एरोबिक सिस्टम जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है धीमी गति के रेशे किस रंग के होते हैं। तो धीमी गति के रेशे लाल रंग के
होते हैं। तीसरा है VO2 मैक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों इसका संबंध जो है वो हमारी श्वसन प्रणाली से है। आमतौर पर वयस्कों में हृदय गति का 60 B/m से कम होने का अर्थ होता है, इसे हम क्या नाम से बुलाते हैं? ब्रेडिकार्डिया इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है 1 मिनट में हृदय वर्टिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। प्रश्न 6 है सामान्य स्थिति में कार्डियक आउटपुट लगभग डैश होता है, कितना होता है? 5.0 लीटर होता है। एक बीट के संकुचन के दौरान पंप किए गए रक्त की मात्रा कहलाती है, इसे हमारे शब्द क्या प्रयोग करते हैं हम? स्ट्रोक वॉल्यूम। बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया, तो इसे क्या कहा जाता है? अवावीय श्वसन कहा जाता है। हृदय अतिवृद्धि है ट्रॉफी, तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? लंबी सहन शक्ति प्रशिक्षण के कारण हृदय की गति का वृद्धि होना। एक वयस्क के लिए सामान्य श्वसन दर क्या है? तो 12 से 20 मिनट प्रति मिनट एक वयस्क के लिए सामान्य श्वसन दर है, अर्थात वो एक वयस्क जो है वो प्रति मिनट 12 से 20 बार सांस लेता है। व्यायाम के दौरान प्रति मिनट सांस की मात्रा बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है? 40 सांस प्रति मिनट बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कौन सा व्यायाम के कारण पेशीय तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा व्यायाम पेशीय तंत्र पर अल्पकालिक प्रभाव नहीं देता है? तो यहाँ जो लैक्टिक एसिड सहिष्णुता में वृद्धि है यह इसका सही उत्तर है। शारीरिक गतिविधि किसे बढ़ाने में मदद करती है? तो शारीरिक गतिविधि मांसपेशियों का आकार बढ़ाने में मदद करती है। मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन में वृद्धि किसका प्रभाव है? तो यह सबसे ऊपर प्रभाव है। प्रश्न 16 है पुरुष और महिलाएं आमतौर पर किस उम्र के बीच अपनी उच्चतम शक्ति स्तर प्राप्त करते हैं? तो 20 से 40 वर्ष की जो उनकी आयु है उसके बीच में वो अपनी उच्चतम शक्ति प्राप्त करते हैं। यह हड्डी की एक निश्चित मात्रा में निहित खनिजों, ज़्यादातर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का एक उपाय है। हड्डियों का द्रव्यमान इसका एक उपाय है। शरीर के किसी अंग, कोशिका या ऊतक के आकार में कमी को कहते हैं, तो इसे हम एट्रोफी कहते हैं। मोच किसकी चोट है? मोच जो है ये लिगामेंट्स की चोट है, लिगामेंट टूट जाते हैं। हड्डी का फ्रैक्चर किस चोट का उदाहरण है? तो हड्डी कठोर ऊतक है, ये कठोर ऊतक की चोट का उदाहरण है। नरम ऊतक की चोट किससे संबंधित है? तो नरम ऊतक की जो चोट है वो लिगामेंट और टेंडन, कार्डियक और मांसपेशियों इनसे संबंधित है। फ्रैक्चर जिसमें हड्डी तिरछी टूटती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ओब्लिक कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? जो मरीज को सबसे पहले मदद दी जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ड्रेसिंग और बैंडेज का उपयोग कब किया जाता है? जब रक्तस्राव को नियंत्रित करना हो और संक्रमण को, इन्फेक्शन को रोकना हो। खून के बहाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसमें क्या है? घाव पर हम सीधा दबाव दें जिससे कि खून का बहाव जो है वो तुरंत रुक जाए। प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? तो इसका उद्देश्य है स्थिति को बिगड़ने से पहुंचाना, ठीक होने में मदद करना और रोगी की जान बचाना। राइस इलाज क्या है? तो ये है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है शारीरिक स्वास्थ्य का घटक कौन सा नहीं है? तो जो शारीरिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है वो यहाँ पर चपलता है, चंचलता भी जिसको कहते हैं। लाल मांसपेशी फाइबर अधिक ऑक्सीजन युक्त होते हैं, इसलिए यह उपयोगी है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एरोबिक धीरज कहा जाता है। कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट है निम्न में मांसपेशियों का प्रकार नहीं है।
तो लाल तंतु मांसपेशियों का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा खेल चोटों का कारण नहीं है? तो खेल कौशल का उचित ज्ञान जो है ये चोटों का कारण नहीं है। टखने की मोच किस प्रकार की चोट है? तो बच्चों ये किस प्रकार की चोट है? कोमल उत्तक की चोट है। सॉफ्ट टिश्यू इसमें इफेक्टेड होते हैं। प्रश्न 7 है, निम्न में अस्थि भंग नहीं है। किसमें अस्थि भंग? हड्डी नहीं टूटती, गुम चोट में अस्थि भंग नहीं है। अचानक लगने वाली चोट ऊपर दी जाने वाली चिकित्सा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा को कहते हैं। जब अचानक किसी को कोई चोट लग जाए तो उस समय जो उसे सबसे पहली चिकित्सा दी जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। लास्ट है, निम्न प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य नहीं है। क्या है? घायल व्यक्ति को चलाना। एकदम से प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य ये नहीं होता। उसके लक्ष्य क्या है? जीवन की सुरक्षा उसका लक्ष्य है। घायल व्यक्ति को संभालना लक्ष्य है। किसी भी प्रकार की हानि से उसे बचाना लक्ष्य है, लेकिन घायल व्यक्ति को चलाना उसका लक्ष्य नहीं है। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने शरीर क्रिया विज्ञान और खेल कूद में चोटों इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन्हें डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इसलिए वीडियो को अपने और साथी दोस्तों में और अधिक से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।